नमस्कार, मैं हूं राजीव तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक आंदोलन का खास कार्यक्रम जनता करे सवाल। इस कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों से उच्च पदों पर पहुंचे हुए लोगों के पास जाते हैं और उनसे वो सवाल करते हैं जो जनता उनसे करना चाहती है। आज हमारे साथ हैं श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री। कुशीनगर क्षेत्र से 5 बार के विधायक हैं और पिछली 3 बार से लगातार जीत रहे हैं। त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये बताइए, खादी और ग्रामोद्योग विभाग आपको मिले हुए लगभग 1.5 साल हुआ, क्या इसमें आपने 1.5 साल के दौरान में किया? देखिए, खादी ग्रामोद्योग विभाग अभी मुझे 1.5 साल 1 साल भी नहीं हुआ, फिर भी मैंने इस विभाग को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति करने के लिए जो इंतज़ाम मैंने किया है, उसमें जो आज के युग के हिसाब से जैसे कपड़े की आवश्यकता आम आदमी को पड़े, चाहे वो बूढ़ा हो, जवान हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके टेस्ट के हिसाब से हम उसकी रंगाई, छपाई, उसकी डिज़ाइन हम करा रहे हैं। और ये हमारे शोध संस्था जो हमारे निफ्ट है रायबरेली की, उसके शोध उनके छात्रों के द्वारा मैं उसमें शोध करा करके और मैं इसका कई बार प्रदर्शन भी करा चुका हूँ। फैशन शो भी हो चुका है और अभी फैशन शो के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 80 लाख रुपए का भी अनुमोदन कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि खादी को हम और ऊंचाई पर ले जाने के लिए जो हम जगह जगह हम प्रदर्शनी लगा करके लोगों को करते हैं, प्रचार करते हैं खादी का, कि खादी वस्त्र नहीं, ये विचार है और महात्मा गांधी के इस विचार को हम जन जन तक पहुँचाएँ और उसके माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रदेश के बेरोजगार लोगों को रोज़गार दे सकें, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, ये देखा गया है कि तमाम प्रयास के बावजूद, तमाम योजनाओं के बावजूद खादी का समाज में वो मुकाम नहीं आ पाया। खासकर युवाओं के बीच में खादी की अभी तक कोई जो है पहचान नहीं बन पाई। कहाँ कमी रह जाती है सरकारी योजनाओं में या आप लोगों के प्रयासों में? देखिए, थोड़ा खादी अन्य उत्पाद से महंगा पड़ता है, इसलिए कि उसमें खादी ये स्वदेशी आंदोलन जो महात्मा गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया था और स्वदेशी कपड़ा अपनाने के लिए जो स्वयं चरखा चलाना शुरू किए थे और उस सूत से ही उन्होंने अपनी कपड़ा भी बनाया और उसी को वो धारण भी करते थे। तो उसी समय से ज़्यादा पूरे प्रदेश देश में ये चरखे का वितरण हुआ और चरखा चूँकि हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने भी अभी 15 करोड़ रुपया दिया है चरखा अति पिछड़े जनपदों में बांटने के लिए, उसका भी फंड पैसा आ चुका है। और कुशीनगर में हमारे पास एक प्रशिक्षण केंद्र के साथ साथ लैब की स्थापना भी हो रही है, जिस पर हम शोध कराएंगे कि बढ़िया से बढ़िया। उसके लिए 50 लाख रुपया हम सरकार ने अवमुक्त कर दिया है और मैं समझता हूं कि वो प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से तमाम लोगों को रोज़गार भी मिलेगा और स्वरोजगार करने का भी अवसर उससे प्राप्त होगा। खादी एवं ग्रामोद्योग में आने के पहले आपके पास लंबे समय तक जो विभाग था वो होमगार्ड का विभाग था। इसमें भी लगातार होमगार्ड्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। चूँकि वर्तमान में आपके पास नहीं, लेकिन लंबे समय तक आपने इस विभाग को देखा, इसलिए मेरा सवाल ये है कि क्या दिक्कत आ रही होमगार्ड्स की मांगों को पूरा करने में? कि ये स्वयंसेवी संगठन होमगार्ड जो है स्वयंसेवी संगठन है, उसमें निष्काम भाव की सेवा से लोग उसमें आते हैं। अब उसके लिए परमानेंट होने के लिए हम सरकारी नौकर हो जाएं, तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने जो प्राविधान किया है, जो हमारे एक्ट में प्राविधान है, उसके विपरीत हो जाएगा और मैं ये स्वयंसेवी संगठन रही नहीं जाएगा। और मैं समझता हूं कि जो होमगार्ड की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पूरी सेनाएं चली गईं, सिविल पुलिस भी चली गई मोर्चे पर, तो कोई व्यक्ति नहीं बचा। तो उस समय जो नागरिक थे, प्रबुद्ध वर्ग के लोग, उन लोगों ने कोई ट्रैफिक का काम, कोई सुरक्षा का काम, मोहल्लों में ये क्या नाम है रखवाली का काम जिम्मेदारी लिया। उसी समय से स्थापना हुई कि ये होमगार्ड स्वयंसेविक संस्था है और मैं समझता हूँ दुनिया के हर देशों में स्वयंसेवी संस्था है। इसके स्वरूप को चेंज नहीं किया जा सकता। वैसे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी 260 रुपया पिछली सरकार में था, पहले मानदेय इनको मिलता था पारिश्रमिक, अब उसको इन्होंने 330 रुपया कर दिया है। तो लगातार इन्होंने इतना बढ़ा भी दिया है कि मैं समझता हूँ कि गिरवांशज नहीं रहना चाहिए। और जहाँ तक इसके स्वरूप को चेंज करने की बात है
तो चेंज करने का कोई प्राविधान एक्ट में नहीं है। देखिए, आज की तारीख में ये माना जा रहा है कि चुनाव सिर पर है और समाजवादी पार्टी लगभग 4.5 साल की इनकी सरकार हो गई है। आपको क्या लगता है किन मुद्दों को लेके आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जब से ये सरकार बनी है, मैं समझता हूँ आज़ादी के बाद जितनी भी सरकारें बनी होगी उन सरकारों के अपेक्षा माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी है, इसमें विकास बहुत हुआ है और पूरे प्रदेश का हुआ है। मैं अपने ही क्षेत्र के ले लूँ तो हमारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने खजाने से, जब भारत सरकार ने हमारे प्रस्ताव को, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को नहीं माना, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही 200 करोड़ रुपया दे दिया और हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कुशीनगर में हो रहा है। मैत्री परियोजना जो बोध गया को जा रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोक करके उसको वहाँ स्थापित करने का, उसका भी सारी फॉर्मेलिटीज पूरा हो गया। अब जो हमारे मैत्री के लोग हैं वो जल्दी से जल्दी काम लगाने के लिए वो तत्पर हैं। तो मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पर चाहे सड़कें हों, चाहे बिजली हो, चाहे पुल हो, पुलिया हो, हमारा तो विधानसभा पूरी तरफ से सिचुएट हो चुका है और जहाँ कहीं कुछ थोड़ा बहुत बाकी भी है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने प्रस्ताव दिया, उसको भी अनुमोदन करने के लिए आदेश भी दे दिए हैं। तो मैं समझता हूँ विकास के प्रति वो जितना सजग वो हैं, आज तक ये कोई मुख्यमंत्री नहीं रहा है और यही लेकर हम चुनाव में जाएंगे। मिशन 2017 मुझे विश्वास है कि समाजवादी पार्टी फतह करेगी, पुनः हम लोग सरकार में आएंगे। आज जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर चल रहा है, जो उठापटक खबरें आ रही हैं, खींचतान की खबरें आ रही हैं, इन सब के बीच में आपको क्या लगता है कि चुनाव में आप लोग वही सफलता अर्जित कर पाएंगे? ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में कहीं किसी तरह का कलह नहीं है। जहाँ तक परिवार की बात है वो नेताजी उसको सब साइड करा देंगे, उसमें कोई बहुत खास बात नहीं है। कानून व्यवस्था कितना बड़ा मुद्दा होगा इस बार? तमाम विपक्षी दल, भाजपा हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो, कानून व्यवस्था एकमात्र ऐसा मुद्दा नजर आ रहा है जिसपे सपा सरकार को लोग घेर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कानून व्यवस्था जिसने भी तोड़ा है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ये सरकार किसी को संरक्षण नहीं दिया है और मैं समझता हूँ कि इसको ज़्यादा प्रोपगंडा किया गया है और इससे भी ज़्यादा खराब स्थिति, बदतर स्थिति अन्य प्रदेशों की है। लेकिन ये उत्तर प्रदेश इतना बड़ा प्रदेश है कि एक देश के बराबर है, दुनिया के 6ठे देश के बराबर तो इसकी आबादी है। तो यहाँ पर अपराध हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया गया और सख्त कार्रवाई किया गया है। पूर्वांचल में जिस तरीके से कौमी एकता दल का जो महत्व है और अब ये खबर आई कि कौमी एकता दल को सपा में विलय कर लिया गया है, मुख्तार अंसारी की जो छवि है, जो उनका बैकग्राउंड है, जो आपराधिक बैकग्राउंड है, माफिया सरगना के रूप में है, आपको क्या लगता है कि ये कौमी एकता दल को शामिल करने के बाद ये जो आप कानून व्यवस्था वाली बात कर रहे हैं, ये मैसेज जनता के बीच में नहीं कि समाजवादी पार्टी अपराधियों के साथ रहती है? अब देखिए, नेतृत्व ने कुछ सोच समझ कर कि इसका नफ़ा नुकसान ही सोच करके, वैसे मुख्तार अंसारी हमारी पार्टी में नहीं है। कौमी एकता दल का विलय हुआ है और मुख्तार अंसारी को नहीं लिया गया, अफजल अंसारी उनके भाई को लिया गया है और उसका विलय किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। नेतृत्व को ये समझ में आया, इसीलिए इसको करवाया है। इस बार के चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तैयारियां कर रही हैं, अभी तक समाजवादी पार्टी में, चाहे वो उनकी अंदरूनी कलह के चलते, वो तैयारी का माहौल नहीं दिख रहा है। कब तक आप लोग चुनाव के मूड में आ जाएंगे? देखिए, हम लोग तो चुनाव के लिए तैयार हैं। आज हो जाए आज लड़ जाएं, कल हो जाए कल लड़ेंगे। तो हम लोग तो पहले से ही प्रिपेयर हैं। अब जिसको नहीं प्रिपेयर होना है वो अपना तैयारी कर रहा है, हम लोग तो तैयार बैठे हैं। आपको क्या लगता है 2017 के चुनाव में, खासकर 14 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए, आपकी लड़ाई किस पार्टी से दिख रही है? मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो वितंडावादी पार्टी है, कोई ना कोई इस तरह की खुराफात करेंगे कि पूरे प्रदेश में एक इंसान को दूसरे इंसान को बांटने का तरीका खोजेंगे। मैं समझता हूँ कि लड़ाई तो उन्हीं से होनी है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी को लोगों ने देख चुका है और यहाँ पर जो पत्थर और पाल की
राजनीति उनके ज़माने में हुई है, उससे जनता ऊब चुकी है। और जहाँ तक हरिजन उत्पीड़न इतना ज़्यादा बढ़ गया था उस समय कि मैं समझता हूँ कि सामान्य लोग वोट नहीं देंगे उनको। सिर्फ ये लोग जो हैं किराए के इकट्ठा करके ये लोग अपनी राजनीति का ढिढोरा पीट रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार के चुनाव में प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा कितना कारगर रहेगा? जो जानकारी मिली है कि संसद के शीतकालीन सत्र में संशोधन विधेयक के द्वारा केंद्र सरकार इसको पारित कराने के मूड में है। देखिए, सबसे पहले तो हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी कांग्रेस के रिजीम में इसका सख्त विरोध किया और वो उस बिल को पास नहीं होने दिया। और यहाँ तक कि सदन में जो मर्यादा से विपरीत भी जाकर इन लोगों ने लड़ा है कि आरक्षण में प्रमोशन जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है एक बार मिलना चाहिए, उसको ही माननीय हमारे नेताजी ने लड़ा है। अब आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इसको आए तो हमारा स्वागत है। 2017 के चुनाव के मद्देनज़र अगर प्रमुख राजनीतिक दलों को देखें तो आपके पार्टी के पास मुख्यमंत्री का चेहरा है, बसपा और कांग्रेस के पास भी मुख्यमंत्री का चेहरा है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास अभी तक मुख्यमंत्री का कोई चेहरा नहीं, कोई चेहरे की उन्होंने घोषणा नहीं की। तो क्या लगता है कि अभी जो बहुजन समाज पार्टी ने जो मुख्यमंत्री कैंडिडेट मायावती जी हैं या शीला दीक्षित जी जो कांग्रेस की ओर से हैं, इन दोनों के मुकाबले में अखिलेश यादव जी को आप कहाँ पाते हैं? मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव के मुकाबले कोई मुख्यमंत्री ऐसा नई चेहरा दिखाई दे रहा है। और चाहे भारतीय जनता पार्टी भी किसी को प्रस्तुत करे, वो भी इनके मुकाबले में नहीं आ सकता है। मैं समझता हूं कि देश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग और प्रदेश के प्रबुद्ध वर्ग के लोग ये निश्चित महसूस करते होंगे कि अखिलेश यादव का नेतृत्व में चलने वाली सरकार एक बहुत आज के युग के हिसाब से है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। ये थे श्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री, कुशीनगर के विधायक लगातार तीसरी बार। 2017 के चुनाव में जिस प्रकार इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार विकास के मुद्दे पर जनता के बीच में जाना चाहेगी और जो जो विकास के कार्य पिछले 4.5 साल में समाजवादी पार्टी की सरकार ने किए हैं, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता विकास कार्यों के आधार पर समाजवादी पार्टी को 2017 में एक बार फिर से बहुमत देगी।